हाँ जी बेटा, 9th क्लास, वेलकम अगेन बेटा। तो लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में कुछ बातें हमने की बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कुछ न्यूमेरिकल्स भी चलो किए और कराएंगे बेटा। पहले एक बार सारा लगभग टॉपिक कवर अप हो जाए, फिर एनसीईआरटी के और भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाते हैं। तो आज बेटा ये जो ग्रेविटेशन वाला पार्ट है ना, इसकी कुछ छोटी मोटी सी बातें रहेगी अपनी फिलर्स के रूप में, उसको कवर अप करके ग्रेविटेशन तक अपना जो भी टॉपिक है उसको आज हम क्या करते हैं, क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं रिवाइज कराऊं थोड़ा सा, तो क्या किया हमने? एक तो बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किया है ना, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर वाला। या फिर हमने एक फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड की, g इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना। अगर मैं यहां पे मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जनरल फार्मूला क्या निकला? जी एम बाय आर स्क्वायर। अगर यहां पर ये m मास ऑफ प्लेनेट है, अर्थ के लिए निकाल रहे थे हम, लेकिन m मास ऑफ प्लेनेट है, r रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर वो वैल्यू पुट कर दूं बेटा अर्थ के लिए अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहां पर मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू 9.8 आ गई थी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देते हैं। अर्थ के लिए कितनी आ गई थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई थी। अब यार यहां पे नोट करने वाली बात ये है कि अलग अलग प्लैनेट्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगी, क्योंकि भाई सबका मास अलग अलग होगा, रेडियस भी अलग अलग होगा। तो ग्रेविटी प्लैनेट के साइज पे डिपेंड करती है, उसके मास पे डिपेंड करती है। या फिर बेटा मून की बात कर लो, मून पे चले जाओगे तो वहां पे भी मून का मास पुट करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ मून पुट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून भी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब जैसे मून की तो याद ही कर लो यार, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर उसकी वैल्यू वगैरह पुट करोगे ना तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.63 बेटा। कितनी आ जाएगी? 1.63 आ जाएगी। प्लैनेट्स में बात करो, मास चलती रहती है कि मास पे चले गए जी, मास पे हम प्लॉट ले लेंगे, हम मार्स पे घर बनाएंगे मंगल ग्रह पर। तो यार की अगर मैं बात करूंगा ना तो ये 3.75 के करीब है। अगर सबसे हैवी प्लैनेट जुपिटर की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा आ जाएगी, 26 के करीब चली जाती है। तो लास्ट टाइम हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे थे, अर्थ के लिए 9.8 है, 1-2 और याद होनी चाहिए। हाँ, मून की तो याद होनी ही चाहिए ना, इस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको याद होनी चाहिए। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो हमें इस फॉर्म में भी कई बार याद करते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून होती है वो अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में 1/6 होती है। कितनी भाई? 1/6। मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ की 1/6 होती है जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है मून पे। तो एक ये बात अपनी चल रही थी, कर ली हमने। चलो ये मैंने 1-2 बातें और लिखवा दी, इनको याद कर लेना। ओके, मून वाली तो याद कर ही लेना ना यार, 1.63। अब बेटा अगली हेडिंग डालना, कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। देखो मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है, पता होना चाहिए। हेडिंग डालना, कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट बेटा। अब बेटा अगर मैं मास की बात करूं, किसी चीज का कितना मास है, एम से आप डिनोट करते हो, ठीक है। पढ़ ही रहे हो, कोई नई बात तो बोल नहीं दी मैंने। वेट या मास
के रूप में मैंने कोई नई बात तो बोल नहीं दी, पता ही है आपको कि मास क्या चीज होता है, ठीक है जी। एम से नोट कर दिया। अच्छा, वेट को डब्ल्यू से कर लेते हैं। चल, अब दोनों में फर्क है, आमतौर पे तो हम वेट को भी मास ही मानते चलते हैं। अब जैसे मैं किसी से पूछूं तेरा वेट कितना है, तो अगला बताएगा कि 55 kg या 60 kg, या कुछ ज्यादा भारी होगा बोलेगा 80 kg, 90 kg। यार पूछ मैं वेट रहा हूं, बता वो केजी में रहा है। अब केजी किसकी यूनिट होती है? केजी तो मास की यूनिट होती है ना। इतने न्यूमेरिकल किए कि मास इज दिस, मास इज 20 kg, मास इज 40 kg, ऑब्जेक्ट का मास इतने kg, कार का मास इतने kg, स्टोन का मास इतने kg। भाई केजी में बता रहे हो आप अपना वेट, केजी 60 kg है कि 55 kg है कि 40 kg है। तो अगर आप केजी में बता रहे हो तो आप वेट नहीं भाई, अपना क्या बता रहे हो? मास बता रहे हो। तो आम बोलचाल में कई बार वेट मास एक ही जैसे लगते हैं, एक ही होती है, लेकिन अब फिजिक्स वाले बच्चे को पता होना चाहिए कि मास अलग चीज है भाई, वेट अलग चीज है। अगर मैं मास की बात करूं तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके अंदर क्वांटिटी है कितनी, मास ये मेजर करता है, ठीक है, डिनोटेड बाय एम, एंड इट इज मेजर्ड इन केजी, ग्राम, मिलीग्राम, ठीक है जी। तो मास एम से डिनोट करना है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है बेसिकली मेजर्ड इन केजी। वेट यार अलग चीज है। फिजिक्स के हिसाब से अगर मैं बोलूं व्हाट इज वेट, तो वेट क्या है? इट इज द फोर्स exerted by earth, force exerted by earth on any object। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स है भाई, जो हमेशा किस तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इट ऑलवेज acts towards the center of अर्थ। अच्छा, अब अर्थ की बजाय किसी और प्लेनेट पे हो तो वहां पे ये क्या हो जाएगा? वेट क्या हो जाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट प्लेनेट टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो वेट फोर्स है मेरे भाई, फोर्स। बेसिकली वेट इज अ फोर्स exerted by earth on any object towards its center। अब अगर ये फोर्स है तो इसको किसमें मेजर करना पड़ेगा? इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। किसमें मेजर करना पड़ेगा इसको? न्यूटन में मेजर करना पड़ेगा, न्यूटन में। तो सोचो वेट जो है बेसिकली फोर्स ही है, इट इज अ फोर्स। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स अर्थ लगा रही है, अर्थ। अब जब अर्थ लगा रही है तो ये फोर्स अर्थ ने अगर लगाया तो मास तो ऑब्जेक्ट का चल जो आना सो आना है, अर्थ द्वारा लगाई जाने वाली एक्सेलरेशन क्या होती है? जी से डिनोट करती है। दैट मीन्स वेट फोर्स ही है, फोर्स इक्वल टू एम में होता है। लेकिन ये फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रही है। किस तरफ? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो अर्थ द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है उसमें जो एक्सेलरेशन यूज होगी, अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होगी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम लोगों ने याद कर रखी है। तो भाई W इज इक्वल टू एम जी आ गया, चल चलाकर कर कराकर वेट का फार्मूला कितना आ गया? m इंटू जी आ गया। तो मास m है मेरे भाई।
वेट m को g से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका वेट निकलेगा। तो w इज इक्वल टू m इंटू जी। तो अपने वेट को सही पहचानो, अपने वेट को सही पहचानो मेरे भाई। g की वैल्यू 9.8 होती है, जिसको कभी कभी हम 10 के करीब भी ले लेते हैं। बड़े न्यूमेरिकल में बोला होगा टेक g इक्वल टू 10, टेक g इक्वल टू 10। अब 9.8 और 10 में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है ना, इसलिए उसको 10 मान लेते हैं। तो g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 है। तो मैंने बोला अपने वेट को पहचानो। अगर तुम्हारा मास 50 kg है, सुनना ध्यान से, अगर आपका मास 50 kg है तो आपका वेट पता कितना है? m इंटू जी। यानी आपका वेट पता कितना है? m कितना? 50 है जी, और g कितना? अप्रोक्सीमेटली 10 है जी। तो आपका वेट अप्रोक्सीमेटली पता कितना है? 500 है। 550 मत बोलो, कितना है? 500। लेकिन अगर बोलो 500 तो फिर केजी मत बोलो, क्या बोलना पड़ेगा? न्यूटन बोलना पड़ेगा। तो अगर, सुनना ध्यान से, अगर वेट बताने के लिए तुम्हें एग्जाम में फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आता है कि बताओ जी वेट कितना है तुम्हारा, अगर तुम्हारा मास 50 kg है तो वेट बताओ, तो भाई यही बताना है, 500 न्यूटन आएगा अप्रोक्सीमेटली, या बिल्कुल एग्जैक्टली 9.8 से मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है बता देना। तो एग्जाम में तो यही है वेट, m इंटू जी। एक्चुअल भी यही है वेट, m इंटू जी। जिस बंदे का मास 50 kg है उसका वेट 500 न्यूटन के करीब है। लेकिन हां, डे टू डे लाइफ में अब तुम ज्यादा दिमाग लड़ा दो कि मैं तो फिजिक्स पढ़ कर आया हूं, मैं तो यही बताऊंगा, और किसी आम बंदे ने, अब जिसको इस हिसाब से वो चीज को नहीं देख रहा, अब 9th में पढ़ी तो ये कंसेप्ट हर एक ने पढ़ा होगा, हर एक ने ही 9th में कंसेप्ट पढ़ा होगा। लेकिन भाई जिसने 10वीं के बाद फिजिक्स पढ़ी नहीं या इस एंगल से कभी डील ही नहीं किया, तो नॉर्मली अगर हम डे टू डे लाइफ में जब आम बोलचाल में पूछ रहे हैं, किसी ने तुझसे पूछ लिया कि तेरा वेट कितना है, तो भाई तू उसको 50 kg ही बताना। केजी लगा रहे हो तो अंडरस्टूड है ये मास ही है, लेकिन अब आम बोलचाल में इसको वेट ही बोलते हैं, तो आप उसको 50 kg ही बताना। ज्यादा दिमाग लड़ा के किसी ने आपसे पूछा कि पूछ ले उससे कि यार अपना वेट बताना कितना है, तूने कह दिया मेरा वेट है 500 न्यूटन। भाई न्यूटन उसने सुनना नहीं है, उसने तो 500 ही सुनना है। वो केजी भी कौन सा सुनता है, वो 50 ही सुनता है। तो तूने बोल दिया 500 न्यूटन सुनना नहीं है, 500 सुन के हंस के पागल हो जाएगा कि भाई दिखने में तो तू 50 का भी नहीं लग रहा, और बता कितना रहा है 500, पेट पकड़ लेगा या फिर तुझे पागल कह देगा। तो इसलिए आम बोलचाल में जैसे चल रहा है अब चलने दो, अब जो चल रहा है भाई उसको चलने दो। अगर किसी का वेट 42 kg कोई बोल रहा है तो बोलो हाँ यार 42 kg है, kg तो लगा रहा ना, चलो kg लगाने से वो सही हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो मास है, 42 kg मास है। वेट निकालोगे तो 42 इंटू 10 करना पड़ेगा, 420 के करीब आ जाएगा। आम बोलचाल में जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेट इज इक्वल टू m इंटू जी करके निकलता है। एग्जाम में आया तो वेट कैसे निकालना है, m इंटू जी। हाँ, वैसे भी किसी को समझाना है तो आप बताओगे कि भैया ये वेट नहीं, वेट जो मैं बता रहा हूं वो मास बता रहा हूं, वेट और चीज होती है। लेकिन ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल लोग समझते है नहीं है, अपनी ज्यादा मारते हैं। तो आप अपनी नॉलेज के लिए करो जो आप बोलते हो डे टू डे लाइफ में अपना 20 kg, 30 kg, 40 kg, 60 kg, वो मास होता है एक्चुअली, वेट नहीं होता। वेट इक्वल टू m इंटू जी होता है। तो जितनी बात हमने अभी तक की उसमें मास और वेट में फर्क पता लग गया होगा। मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। फोर्स, वेट क्या है, फोर्स है, फोर्स, न्यूटन इसकी यूनिट होगी।
फार्मूला मैंने वेट निकालने का क्या बता दिया, m इंटू जी बता दिया। अब एक और बात सुनना, दो पॉइंट चल मैंने लिखवा दिए, ये बीच में मैंने करवा दिया। अब यहां पे एक और बात सुनना, बात ये है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंज, मास ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं होता। यहां से जो नोट करना था कर लेना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो मास यार चेंज नहीं होता, 20 kg है, 20 kg का ऑब्जेक्ट 20 kg ही रहेगा, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं होता। चाहे मून पे चले जाओ, चाहे जुपिटर पे चले जाओ, चाहे धरती में चले जाओ, चाहे आकाश में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, मास कभी चेंज नहीं होता, मास में कभी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजेस। हां, अब भैया तो टुकड़े ही कर देगा तू किसी चीज के, दो पार्ट कर देगा तो मास चेंज हो जाएगा, लेकिन टोटल थोड़ी चेंज हुआ, टोटल तो उतना ही रहा, मास कभी चेंज नहीं होता। और जो वेट है ये तो चेंज होता ही रहता है, वेट चेंजेस, ये चेंज होता ही रहता है। अगर आप धरती से बहुत ऊपर चले जाओ, यार जो जी की वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर ज्यादा चले जाओगे, जी की वैल्यू 9.8 इज ओनली एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप ज्यादा ऊपर चले गए 2-4 मीटर, 200-300 मीटर तक तो चल फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किलोमीटर्स में ऊपर चले गए, बहुत ऊपर, तो ऊपर जाकर जी कम हो जाती है, जी की वैल्यू 9.8 नहीं रहती, कम हो जाती है। और वेट इक्वल टू क्या है, वेट इक्वल टू m इंटू जी है। भाई जी कम होगा तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। यानी अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से काफी ऊपर चले गए, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर चले गए, तो जी कम हो जाएगा, वेट भी कम हो जाएगा, वेट चेंज होता है। अगर आप खड्डा खोद कर धरती के नीचे चले गए, भाई 10, 15, 20, 50, 100 मीटर तक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किलोमीटर नीचे चले गए, बहुत नीचे चले गए, तो जी फिर कम हो जाएगा। जी की वैल्यू में सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चले जाओ तो भी कमी आती है, नीचे चले जाओ तो भी कमी आती है। अगर ऊपर चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, जी की वैल्यू में चेंज आएगा। ऊपर जाओगे तो भी जी कम होगी, नीचे जाओगे तो भी जी कम होगी। यानी ऊपर जा रहे हो तो भी जी में चेंज आ रहा है, यानी वेट में चेंज आ रहा है। सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे जा रहे हो तो भी जी में चेंज आ रहा है, यानी वेट में चेंज आ रहा है। अगर आप खड्डा खोदते 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 भैया धरती के बिल्कुल सेंटर में ही पहुंच जाओगे, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी 0 होता है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 0। तो अगर जी 0 होगा तो सेंटर ऑफ अर्थ पे वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई वेट चेंज होता रहता है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जाओ, नीचे जाओ, जी में चेंज हो रहा है, वेट में चेंज हो जाएगा। और सुनो यार, प्लेनेट चेंज कर दो, मार्स पे चले जाओ। अब मार्स पे जाओगे तो जी की वैल्यू दे कितनी है, 3.75। अब मार्स पे जो वेट होगा वो m इंटू जी, यहां पे मार्स की लगेगी ना भाई जी, तो जितना वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है उतना यहां नहीं आएगा, कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बंदा हल्का हल्का महसूस करेगा। मून पे चले जाओ यार, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.63 है, अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है। यानी मून पे जाओगे तो मून पे जो वेट है, फिर वही बात m इंटू जी, यहां तो मून वाली लगेगी ना, ये 1/6 है। मून पे जाकर भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो 1/6 हो जाएगा, कम हो जाएगा। जुपिटर पे चले जाओ यार, जुपिटर पे क्या हो जाएगा, अब इसकी तो जी की वैल्यू बहुत बड़ी है, जुपिटर पे जाओगे तो वेट बढ़ जाएगा, मास उतना ही है लेकिन वेट ज्यादा फील होगा, बंदा मतलब पैर उठाना मुश्किल हो जाएगा वहां पर, तो क्योंकि वहां पे वेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये लगा लो कि ये अर्थ की जो वैल्यू होती है 10 होती है, ये 26 है, यानी अर्थ के कंपैरिजन में ये 2.6 टाइम्स ज्यादा है, अर्थ के कंपैरिजन में ये 2.6 टाइम्स ज्यादा हो गई, डबल से भी ज्यादा है ना। तो वहां पर किसी भी चीज का वेट
डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना फील होगा। 1 किलो की चीज 26 किलो 2.6 केजी नजर आएगी। 1 किलो की चीज 2.6 केजी नजर आएगी। तो पॉइंट क्या है, वेट चेंज होता रहता है, वेट में चेंज आना ही आना है। तो यार 3 पॉइंट जो मैंने लिखे, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। और कई बातें बीच में आ गई कि वेट चेंज हो सकता है। तो मास क्वांटिटी ऑफ मैटर है भैया, ये फोर्स है, ये केजी में मेजर होगा, ये न्यूटन में मेजर होगा, और भी यूनिट हो सकती है, लेकिन ऐसा यूनिट यही है केजी और न्यूटन, ये कभी चेंज नहीं होगा। और वेट तो वैसे ही चेंज होता रहता है, उसकी वैल्यू कई सिचुएशंस में चेंज हो जाएगी। हमने बोला धरती के बिल्कुल सेंटर पे चले जाओगे तो वेट 0 ही हो जाएगा, इसको वेटलेसनेस कहते हैं। अभी थोड़ा सा और बताएंगे वेटलेसनेस के बारे में। मून पे चले जाओगे तो वेट कम हो जाएगा, जुपिटर पे चले जाओगे तो वेट बढ़ जाएगा, मार्स पे चले जाओगे तो भी वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और भी कई कारण है बेटा वेट में चेंज आने के। तो इसी से रिलेटेड ये हो गया बेटा, मास और वेट के बीच में जो डिफरेंशिएशन करनी थी वो हो गई। उसको आप अपने हिसाब से फिर नोट वोट्स कर लेना। समझाने वाली बातें मैंने समझा दी। अब अगली हेडिंग डालना है यार, एक छोटी सी हेडिंग है, 5-7 मिनट लगेंगे उसको। लिखो जी एपरेंट वेट, हेडिंग डालना एपरेंट वेट। लिख रहे हैं एक बार बोर्ड पे, इसको मिटा दें। अगली हेडिंग तुमने क्या डाली, एपरेंट वेट, एपरेंट वेट। तो अगली हेडिंग आ गई एपरेंट वेट। ठीक है जी बेटा, एपरेंट मतलब जो अपीयर हो रहा है, जो आपको अपीयर हो रहा है। क्योंकि हमने बोला यार वेट कम ज्यादा होता रहेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो जो एक गिवन सिचुएशन में आपको अपीयर हो रहा है वेट, दैट इज टर्म्ड एज एपरेंट वेट, उसको हम कह देंगे एपरेंट वेट। और जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट m kg का था, सरफेस ऑफ अर्थ पे g की वैल्यू पूरी 9.8 ली जाती है। तो अगर मेरा वेट किसी ऑब्जेक्ट का मैं W = m × g से निकाल रहा हूं और g की वैल्यू पूरी 9.8 यूज कर रहा हूं, g की वैल्यू बेटा पूरी 9.8 यूज कर रहा हूं, जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है। मैंने बोला अर्थ से कोई 100-200 मीटर ऊपर चले जाओ, 100-200 मीटर नीचे चले जाओ तो भी उसको कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 9.8 ही लेंगे। तो अर्थ के आसपास का जो रीजन है, हम अर्थ के सरफेस के ऊपर है, थोड़ा अंदर चले गए, थोड़ा ऊपर चले गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ये वेट है ना 9.8 यूज करके आएगा, इसको कहते हैं एक्चुअल वेट। ये क्या हो गया, एक्चुअल वेट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल वेट माना जाएगा। 9.8 यूज करके कर रहे हैं तो वो एक्चुअल माना जाएगा। ठीक है, अगली बात हमने बोला कि जी की वैल्यू में चेंज आ सकता है, उससे वेट में चेंज आ सकता है। तो अगर वेट इसके अलावा कुछ और फील हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एपरेंट वेट। क्या बोलेंगे जी, एपरेंट वेट, जो हमें अपीयर हो रहा है। एक एग्जांपल लो कि एक कंटेनर है, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर कुछ लिक्विड है। अब मैंने क्या किया, एक कोई ऑब्जेक्ट लिया भारी सा, ईंट ली यार, मान लें ये पानी की टंकी है बड़ी वाली, ये ईंट ली, इसको रस्सी से बांधा और इसको अपने हाथ में पकड़ लिया। अब ईंट का जितना भी वेट होगा वो मुझे फील होगा ना, फील होगा, वेट फील हो रहा है जी, मुझे भारी लगेगी, रस्सी मजबूत चाहिए, टूट जाएगी नहीं तो, धागे धोगे से बांध दोगे तो टूट जाएगी ना, ईंट तो भारी होती है ना। तो भारी वाली चीज ली मैंने, ईंट या रस्सी से बांध ली मजबूत वाली से, और उसको ऐसे लटका के रखा हुआ है, तो मुझे इसका वेट फील होगा। अब यार इसको मैं ईंट को किस में लटका दूं, वहीं से पकड़ के रखूं
और अब टंकी में डुबो दूं, पानी की टंकी में डुबोएंगे तो यार इसका वेट कम फील होता है। कारण कि यहां पे इसको धरती नीचे खींच रही है जो कि उसका वेट है, यहां पे भाई धरती माता तो खींच ही रही है, साथ में ये जल देवता जो है ये भी इसके ऊपर की ओर क्या लगाने लग गया, फोर्स लगाने लग गया। आगे पढ़ेंगे इसको बॉयंट फोर्स कहते हैं। यार पानी वानी में किसी भी चीज में किसी चीज को डुबाओ ना तो वो ऊपर की ओर फोर्स मारता है, अप थ्रस्ट कहते हैं उसको। तो पानी में डुबोगे तो इसके ऊपर नीचे की ओर वेट तो लग ही रहा था, मैंने बोला धरती माता लगा रही है, जल देवता ऊपर की ओर लगाने लग गए। तो ये जल देवता ने धरती माता के फोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया ना, तुम्हें कम फील होगा। यहां जो फील हो रहा है वो एक्चुअल वेट है, जो तुम्हें अब फील हो रहा है वो एक्चुअल से कम फील हो रहा है ना, उसको मैं एपरेंट वेट बोल रहा हूं भाई। जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अपीयर हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज एपरेंट वेट। कभी कभी एपरेंट वेट mg से ज्यादा भी हो जाता है, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ये mg से कम भी हो सकता है। जैसे मान लो हम मून पर चले गए तो मून पर जो वेट फील होगा वो m इंटू यार मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील होगी, जो कि अर्थ के कंपैरिजन में क्या है 1/6 है। तो मून पे जो फील हो रहा है वो एपरेंट वेट है। जुपिटर पे चले गए, ठीक है, अब जुपिटर पे जो वेट फील हो रहा है वो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगानी पड़ेगी, m इंटू 26 लगाना पड़ेगा। अर्थ पे 10 था, वहां ज्यादा फील हो रहा है तो वहां पे जो वेट अपीयर हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, यहां जो वेट अपीयर हो रहा है वो कम हो रहा है। तो एपरेंट वेट मतलब जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें अपीयर हो दैट इज कॉल्ड एपरेंट वेट। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और मैंने आपको बताया कभी कभी तो ये जीरो ही फील होगा, मुन्ने को लगेगा जैसे वेट क्या फील हो रहा है, जीरो फील हो रहा है। अब देखो अगर मान लो ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट क्या है जी, ये लिफ्ट है, लिफ्ट एलिवेटर, लिफ्ट जो मॉल वॉल में लगी होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगी होती है, वो वाली लिफ्ट है। अगर आप इस लिफ्ट में हो और ये लिफ्ट रुकी हुई है तो इसके अंदर जो वेट फील होगा वो एक्चुअल फील होगा, ठीक है। लिफ्ट के अंदर जो वेट फील होगा वो एक्चुअल फील होगा अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो, ठीक है। ये पहला केस कि लिफ्ट रुकी हुई है, आप इसमें हो, लिफ्ट स्टेशनरी है यानी रुकी हुई है, ठीक है, यानी इसकी स्पीड 0 है। तो इसके अंदर जो आपका एक्चुअल वेट है आप उतना ही फील करोगे, उतना ही फील करोगे, यानी W इक्वल टू mg ही फील होगा। अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो भी इसके अंदर वेट एक्चुअल ही फील होगा, एक्चुअल ही फील होगा। लेकिन अगर यार ये लिफ्ट ऊपर जा रही हो विद एक्सेलरेशन तो जो वेट है ना वो जरूरत से यानी जो एक्चुअल है उससे ज्यादा फील होगा, भारी भारी फील करोगे आप अपने आप को। कभी बोलना लिफ्ट मैन से भाई ज्यादा स्पीड बढ़ा दे, एक्सीलरेट कर दे इसको, तो ज्यादा फील होगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है किसी एक्सीलरेशन से तो यार वेट जो है ना mg से कम फील होगा। कभी जाके ऑब्जर्व करना कि जब लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट करती है ना तो हल्का सा महसूस करता है बंदा, और जब लिफ्ट ऊपर जाना अभी स्टार्ट ही कर रही है ना, स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेशन होएगी होएगी, यहां जब रुक रही होती है, रुकते वक्त भी एक्सेलरेशन आनी है, स्टार्टिंग में भी एक्सेलरेशन आनी है, बीच में भी हो सकती है, लेकिन रुकते वक्त और स्टार्ट करते वक्त तो फील कर लोगे ना। तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर स्टार्ट ही कर रही है ना तो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है, भारी सा महसूस करोगे। और जब लिफ्ट नीचे जा रहे हो, जब आप वो स्टार्टिंग दे रही है तब आप हल्का सा महसूस करोगे, वेट कम हो जाता है। और अगर कहीं लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट घर से नीचे गिरने लग गई, रस्सी टूट गई भाई, नीचे गिरने लग गई भाई, नीचे गिरने लग जाएगी ना तो जान निकलकर यहां तक आ जाएगी। क्यों आ जाएगी?
क्योंकि जब रस्सी ही टूट गई, लिफ्ट नीचे गिरने लग गई, तो उस वक्त वेट 0 फील हो जाएगा, वेटलेसनेस वाली स्थिति आ जाएगी। अगर कोई चीज नीचे की ओर गिर रही हो ना, फ्री फॉल में हो, जैसे ये जो लिफ्ट है इसकी रस्सी टूट गई, ये भी फ्री फॉल में है, तो अगर कोई भी चीज, लिफ्ट ही छोड़ो, कोई भी चीज अगर फ्री फॉल में है, ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रही है, तो उसका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस की स्थिति, वेटलेसनेस की स्थिति। तो एक मैंने हेडिंग लिखवाई थी एपरेंट वेट, वो चलो चीजें डिस्कस की। अब एक हेडिंग ही लिख लो, वेटलेसनेस, हेडिंग डाल लो वेटलेसनेस। भैया जब किसी बंदे का या औरत का वेट पूरा ही लेस हो जाए तो वो क्या हो गया, वेटलेसनेस। मैंने मास लेस नहीं बोला, वेटलेस बोला। तो वेटलेसनेस की स्थिति तब आती है जब फील होने लग जाए कि जैसे कि वेट कुछ रहा ही नहीं, उसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। हमने बोला था हेडिंग डालो, तो हेडिंग तुमने डाली वेटलेसनेस। क्या है वेटलेसनेस? कि व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी 0, भाई होता नहीं है 0, उस गिवन सिचुएशन में अपीयर होता है 0। तो व्हेन वेट अपीयर्स टू बी 0, उस स्थिति को वेटलेसनेस कहते हैं। When weight appears to be 0, the situation is termed as weightlessness. Weightlessness. अब इसमें एक दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए, बातों बातों मैंने कर ही दिए कि वेटलेसनेस एक तो कहां पर आ जाएगी, नंबर डाल देता हूं, एक तो कहां आ जाएगी, धरती के बिल्कुल सेंटर पर, यानी कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ। दूसरा मैंने क्या बताया था, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी और लिफ्ट गिर रही होगी तो लिफ्ट और उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट वेटलेस फील करेंगे। अब लिफ्ट की जगह मैं बोल देता हूं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, लिफ्ट भी फ्री फॉल में है, कोई भी चीज गिरते वक्त वो वेटलेसनेस की स्थिति में चली जाती है। और तीसरा एग्जांपल ले लो यार, सैटेलाइट का। ठीक है, अगर एक सैटेलाइट अर्थ के आसपास घूम रही है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, तो घूमते वक्त भी उस ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है वो वेटलेसनेस वाली हो जाती है। तो ये एक दो एग्जांपल्स हैं। आज के टॉपिक्स में हमने ये मास वेट का ही कंसेप्ट बेसिकली डिस्कस किया, पता होना चाहिए। आगे से न्यूमेरिकल्स में वेट वोट निकालना हो तो वेट का फार्मूला रट लो, m इंटू जी की वैल्यू रट लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अलग अलग जगह पर वेट अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्लेनेट पे वेट अलग अलग हो सकता है। अर्थ के सरफेस के ऊपर ही कभी कभी वेट mg के अलावा कम या ज़्यादा नज़र आ सकता है। जैसे हमने बोला लिफ्ट का केस कि लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, उसमें वेट में चेंज आएंगे। जैसे हमने बोला जल देवता वाला केस कि जब किसी चीज़ को जल देवता में डुबो देंगे तो वो धरती माता को कंट्रोल करने लग जाते हैं, और धरती माता जो फोर्स नीचे लगा रही थी जल देवता थोड़ा ऊपर लगा देते हैं, तो भी वेट कम फील होता है। तो बेटा जी जितनी भी बातें कराई उनको अच्छे से कवर अप करो, अपनी एनसीईआरटी बुक भी पढ़ो, लेक्चर के नोट्स भी बनाओ और सारा ढंग से करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आएंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी के लिए इतना ही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।